मास्टर मुझे साहब को लेकर कहा जाता है कि आरजेडी की तरफ से उनको ऑफर दी जा रही है। कहाँ से लाएगा? अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा? नहीं हो सकता है। सीमांचल में इस बार क्या मतलब उम्मीद है, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? सीमांचल ही सरकार बनाएगी इंशाल्लाह। सीमांचल ही सरकार बनाएगी एकदम सीमांचल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग इसलिए आए हैं किशनगंज क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से इस्तीफा दी है और पहले से शायद आप लोगों को इसके बारे में खबर थी, जिसकी वजह से कुछ बातचीत करने के लिए शायद आए हो। और जदयू के उन तमाम लोग जिनको थोड़ा भी संविधान पर भरोसा हो, वो अगर एक दिन भी जदयू में रहते हैं, 1 घंटा 1 मिनट भी उस शरीक के गुनाह हैं। न उनको जमीन वाले माफ करेंगे, न उनको आसमान वाले माफ करेंगे। अगर मान के चले मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी ज्वाइन करते हैं तो क्या पोजीशन रहेगा उनका? नया नया कपड़ा पहना दिया, उसको अत्र लगा दिया, खूब कर दिया, एक छपट्टा में गर्दन उड़ा दिया। वही नीतीश जी कर रहे हैं। वक्फ बिल के तेजस्वी जी ने बर्जस्ता कहा है पीसी करके, मेरी हुकूमत बनेगी, मैं इस बिल को फाड़ के कूड़ेदान में डाल दूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी कहते हैं कि 1 साल कम से कम इस कानून को देख लीजिए, अगर 1 साल में अगर आपको लगे कि इसमें खामी है तो फिर संशोधन करेंगे। तो उनको बोलने दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए ताकि सारे जमीन को लेके अपने उद्योगपति दोस्त को जब तक दे दें। तेजस्वी जी जब सीएम होंगे तो उनको किसी की मोहताजी नहीं होगी, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना होगा। डिप्टी सीएम थे इसलिए मुख्यमंत्री को किसी भी काम के लिए कहना पड़ता था, रिक्वेस्ट करना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था। भाजपा को काम पसंद नहीं है। भाजपा को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लड़ाई झगड़ा, दलितों पर अत्याचार, ये सब उसको पसंद है। अभी आपको उर्दू अनुवादक की जो बहाली हुई है ना 1000 तकरीबन, पूरा बिहार जानता है कि उसकी लड़ाई कारी सुहैब लड़ा, पूरा बिहार जानता है। आपने देखा होगा कि भारत में पहला ऐसा लीडर है लालू प्रसाद यादव जिसने अपने किडनी को बदलवा लिया लेकिन अपनी विचारधारा को नहीं बदला। क्या ज़रूरत थी इस उम्र में वो जेल जाने की? क्या ज़रूरत थी इस उम्र में उनको ऑपरेशन कराने की? अगर वो भाजपा से सिर्फ हाथ मिला लेते सारी परेशानी ख़त्म हो जाती। पूरे बिहार में 50,000 तकरीबन कब्रिस्तान है, सिर्फ 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो पाई है। 863 कब्रिस्तान का सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो पाया है। आप वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर के लगभग सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। और इस साल जो सबसे ज़्यादा मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो वक्फ एक्ट को लेकर के, जो कि आज किशनगंज में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई। इसको लेकर के वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फिर भी मुसलमान इसके ख़िलाफ़ पुरजोर विरोध कर रहे हैं और साफ साफ इस एक्ट को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। और भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे आरजेडी एमएलसी कारी सुहैब साहब से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव। शुक्रिया। सबसे पहले आप बताइए कि आपका किशनगंज आगमन हुआ, क्या मतलब की कारण है, तो इसके बारे में बताइए। नहीं, किशनगंज मैं 2-3 रोज़ कबल ही आया। मैं था और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी थे, फैज़ुर रहमान फैज़ साहब जो हमारे ज़िला प्रभारी हैं। तो मामला असल ये था कि यहाँ पार्टी संगठन की कई मीटिंगें थीं और भी कई पार्टी के ही काम के लिए मीटिंग और प्रखंड अध्यक्षों की बैठक सब थी। उसी सब मसले से आना हुआ था। तो आज हम लोगों को सुबह निकल जाना था, लेकिन सेंट्रल वक्फ कमेटी जो यहाँ आज बहुत बड़ा इजलास आम हुआ है जिसमें लाखों लोगों की तादाद थी, तो रात में हम लोगों को कमेटी के लोगों ने ये दावत दिया और कहा कि भाई आपको यहाँ हर हाल में रहना है। तो फिर हम लोगों ने उस प्रोग्राम को, जाने का प्रोग्राम जो उसको कैंसिल करके उस प्रोग्राम में आज हम लोग शरीक हुए और अब निकलने की तैयारी में हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग इसलिए भी आए हैं किशनगंज क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से इस्तीफा दी है और पहले से शायद आप लोगों को इसके बारे में खबर थी, जिसकी वजह से कुछ बातचीत करने के लिए शायद आए हो। कौन क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, उससे तो हमको मतलब नहीं है। वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं थी। यहाँ आकर के जब हम लोग पोठिया से लौट रहे थे प्रोग्राम करके, तो पता चला कि उनका इस्तीफ़ा हो गया। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा। अब कौन क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। हमारे बच्चों ने, ये माइनॉरिटी सेल के सारे बच्चे हैं, इन लोगों ने कुछ प्रोग्राम किया था, उसमें हम लोग गए थे, तो वहीं से लौटते में पता चला। इस साल चुनाव होंगे, सीमांचल में किस तरीके की तैयारी चल रही है? क्या मतलब कि सीमांचल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, सीमांचल जो है वो हमेशा बिहार को, देश को एक पैगाम देने का काम किया है। और सीमांचल जो है वो मोहब्बत की सरजमीन है, आपसी भाईचारा की सरजमीन है। यहाँ से जब बिहार और मुल्क को जब ज़रूरत पड़ी है, सीमांचल के लोगों ने लब्बैक कहा है और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ हमेशा सीमांचल खड़ा हुआ है।
और हर बार की तरह इस बार भी खड़ा रहेगा। सीमांचल के लोग ये चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव जी के क़यादत में बिहार में हुकूमत बने, और पिछली बार भी थोड़े से हम लोग चूक गए, चूँकि इलेक्शन कमीशन का जो गठबंधन भाजपा से है, आप जानते हैं कि भाजपा का एक प्रकोष्ठ है, गठबंधन है, हाँ गठबंधन है, और वो बल्कि भाजपा का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया इलेक्शन कमीशन, और चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब इलेक्शन कमीशन का प्रकोष्ठ है। तो उन लोगों की मदद से इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। दुनिया जान रही है कहाँ निष्पक्ष है। आपने देखा वहाँ पंजाब में किस तरह से बैठ करके वहाँ मेयर के जो चुनाव में क्या किया गया, क्या हुआ। आपने देखा बिहार में पिछली बार हमारी तकरीबन 10-12 सीट छीन ली गई ज़बरदस्ती। हम लोग इलेक्शन कमीशन के यहाँ गए भी थे उस वक्त, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और आपने देखा अभी कि अभी महाराष्ट्र में सिर्फ 4-5 महीने के अंतराल में कई लाख वोटों का डिफरेंस हो गया। तो कई सारी मिसालें हैं जिसने इलेक्शन कमीशन ने या ईडी ने या सीबीआई ने अपनी साख को खो दिया है। ये पूरा देश जान रहा है कि इलेक्शन कमीशन या सीबीआई हो या ईडी हो, ये भाजपा के एलाइज पार्टनर के तौर पर काम कर रही है या प्रकोष्ठ के तौर पर काम कर रही है। सीमांचल के बारे में आपने बात कही है, अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो सीमांचल के लिए क्या विशेष रहेगा, क्योंकि सीमांचल आज भी है जो सबसे पिछड़े इलाकों में गिना है। बता देते हैं, सीमांचल को हमेशा हक देने का काम किसी ने किया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे बिहार में, तो सीमांचल से सबसे ज़्यादा मिनिस्टर हुआ करते थे। उसमें कई नाम हैं, सीमांचल गांधी, तसीमुद्दीन साहब तो खैर थे ही, उसके अलावा भी कई नाम हैं। तो सीमांचल को हमेशा इंसाफ अगर मिल सकता है तो राष्ट्रीय जनता दल से ही मिल सकता है, और पहले भी मिला है। पिछली बार भी हमारे नेता ने ये ऐलान किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो सीमांचल विकास निगम बना के सीमांचल का विकास किया जाएगा। कई सारे उन्होंने ऐलान किए थे बिहार के लिए। आपकी सरकार बनी भी थी बीच में, लेकिन कुछ वही तो मैं बता रहा हूँ, पूरी सुनिएगा तब भी। कई सारे ऐलान किए थे, नौकरी से मामला हो, चाहे तालीमी मरकज़ का मामला हो, चाहे टोला सेवक का मामला हो, बहुत सारे ऐलान हुए थे। उसमें जब हम वहाँ मौजूद थे, मेरे सामने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए और आकर के हाथ जोड़ के कहा, लालू जी राबड़ी जी से ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के, मैं वहाँ मौजूद था, सभी माननीय विधायकों से उन्होंने माफ़ी मांगा और लालू जी से कहा कि मेरी पटिया को भाजपा वाला तोड़ रहा है, तो इसलिए हम आए हैं, हम वादा कर रहे हैं कि अब हम कभी उधर नहीं जाएंगे और बचा लीजिए। तो हमारी पार्टी ने काफ़ी, तेजस्वी जी हालांकि भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन देश जिस दौर से गुजर रहा है तो भाजपा को रोकना था, तो इसलिए उन पर भरोसा किया गया, इस शर्त के साथ कि हमारे जो कमिटमेंट है बिहार वालों से, उस बिहार वालों के कमिटमेंट को पूरा करना होगा। हमारे लिए मुख्यमंत्री या सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमने उनको मुख्यमंत्री मानने का काम किया। कमिटमेंट में कोई पॉइंट दिए थे उसमें? हाँ, वही तो सारी जो हमारा वादा, जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में जो नौकरी की बात थी, सिर्फ 17 महीने में 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। जो गांधी मैदान रैली के लिए और जाना जाता था, उस गांधी मैदान में आज़ाद भारत में पहली बार एक मतलब गांधी मैदान में रोजगार समझिए कि मेला लगने का काम किया, और वह एक दिन में तकरीबन 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। एक दिन में, ये आज़ाद भारत में हिंदुस्तान के किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। फिर 4.5 लाख जो शिक्षक थे, हमारे नियोजित शिक्षक, उनको परमानेंट किया गया। ये भी आज़ाद भारत में एक तारीख हुई। यही सुशील मोदी जी दुनिया में अब नहीं रहे। विधान परिषद में सदन के अंदर कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने ये करके दिखाया। उस मुख्यमंत्री के हाथों कराया जिन्होंने इसी इलेक्शन में 20 के इलेक्शन में कहा था कि कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, नहीं हो सकता है। उसी मुख्यमंत्री के हाथों सिर्फ 9 तारीख को उन्होंने शपथ लिया, 9 अगस्त को, और 15 अगस्त को उसी मुख्यमंत्री से ऐलान करवाया कि हम 10 लाख और 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो तेजस्वी जी ने काम किया। तालीमी मरकज़ का मानदेय 2 गुना हो गया, टोला सेवक का 2 गुना हुआ। सीमांचल वही उसी पर मैं आ रहा हूँ। आप देखे होंगे कि कई ऐसे मुस्लिम इंस्टीट्यूशन थे, जैसे नर्सिंग कॉलेज वगैरह, किसी माइनॉरिटी को कोई उसका परमिशन नहीं मिल रहा था, उन्होंने करने का काम किया।
कई मतलब तकरीबन 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन थी जो होने ही वाला था। सीमांचल विकास निगम का भी होना था। कई बोर्ड बचा हुआ था जो नहीं हो पा रहा था, भरा था, वो सब तकरीबन धीरे धीरे बढ़ा था, जिसमें 23 सिर्फ मुसलमान हमारे मेंबर और चेयरमैन बने थे। विकास निगम की भी बात मुख्यमंत्री करना तो मुख्यमंत्री को था, लगातार तेजस्वी जी कह रहे थे और करा रहे थे। धीरे धीरे कोई एक दिन में चीज़ें नहीं हो जाती है। 17 महीने का तो सिर्फ वक्त मिला। आज़ाद भारत में शायद ही कोई गवर्नमेंट होगी जो 17 महीने में इतने सारे काम को कर दी होगी। लेकिन भाजपा को काम पसंद नहीं है। भाजपा को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लड़ाई झगड़ा, दलितों पर अत्याचार, ये सब उसको पसंद है। खैर, भाजपाई जाल में फिर फंस के वो चले गए, तो वो काम रुक गया, वो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार उन्होंने फिर से वादा किया है कि मेरी सरकार बनेगी तो फौरन सीमांचल विकास निगम बनाया जाएगा और सीमांचल के विकास के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ सीमांचल वासियों से राय लेकर के, उनकी ज़रूरत को समझ के, कोई बाहर के लोग आके नहीं तय करेंगे, सीमांचल के लोग ही तय करेंगे। और सीमांचल के लोगों की जो भी ज़रूरियात होंगी, इस सीमांचल के विकास के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सारे कुछ किए जाएंगे। सीमांचल विकास निगम भी कायम होगा। 1.5 साल जो आपकी नहीं बने, एक बात समझिए, सीएम जो होता है ना, उसकी एक अलग ताकत होती है। उनको हर काम मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके कराना पड़ता है। आप देख रहे होंगे सर, जो 1.5 साल आपकी सरकार रही, तो सीमांचल आयोग गठन 1.5 साल भी कहाँ रही, जो भी सरकार रही, तो इस पर कुछ भी पहल हुई क्या? कुछ भी पहले हुई ना। कह तो रहे हैं कि तेजस्वी जी लगातार उन बातों को कर रहे थे। एक बड़ा मसला था नौकरी का। नौकरी पूरे बिहार के लोगों को मिली, 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 4.5 लाख लोगों का परमानेंट हुआ, उसमें सीमांचल के लोग भी थे। तो सीमांचल का कैसे नहीं भला हुआ? सीमांचल आयोग गठन सर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वही तो मैं आ रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि सीमांचल का भला होना है। तो सब चीज़ एक बार नहीं हो जाती है। तो जो 4.5 लाख लोगों का परमानेंट और 5.5 लाख लोगों को रोजगार हुआ, सीमांचल का कोई ऐसा प्रखंड नहीं होगा जहां आपको 2, 4, 10, 20 लोग नहीं मिल जाएंगे जिनको नौकरी नहीं मिली हो। पूरे बिहार के साथ नीतीश सरकार का भी नीतीश तो खुद दावा कर रहे हैं कि हम देने नीतीश कुमार। अच्छा ठीक, तो पिछले 20 साल में क्यों नहीं किया था? यही नीतीश कुमार कहने वाले हैं कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। ये कहना सरासर गलत है। ये तेजस्वी जी ने किया और सीमांचल विकास निगम भी होना ही था। अभी जो नौकरी दी जा रही है वो तो खैर तेजस्वी जी बिल्कुल नहीं। 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन था, जो तेजस्वी जी अपने वक्त में सारी नौकरी कैसे आई? तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम बने, सभी विभागों में यह आदेश जारी किया, मुख्यमंत्री के द्वारा करवाया गया। खुद भी अपने जो विभाग उनके पास थे, जो हमारे पार्टी के विभाग, मतलब हमारे पार्टी के बाद जो विभाग था, उन मंत्रियों को कह करके, जो उनके पास विभाग तो वो खुद ही थे, और सब जगह से उन्होंने कहा कि भाई क्या क्या खाली है सबका रिपोर्ट लाओ। सबका नौकरी निकलवाया गया, उसको किया गया। करना तो मुख्यमंत्री को था, करवाया गया। काम करवाने वाला होना चाहिए। तो अभी जो नौकरी मिल रही है वो भी तेजस्वी जी का जो किया हुआ था। मैंने कहा ना 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन था, सारे काम होकर के मुख्यमंत्री की यहाँ फाइल रखी हुई थी। अभी आपको उर्दू अनुवादक की जो बहाली हुई है ना 1000 तकरीबन। पूरा बिहार जानता है कि उसकी लड़ाई कारी सुहेब लड़ा, पूरा बिहार जानता है। और जब हमने किया है, वही तो बता रहा हूं मैं। कोई कह देने से क्या हो जाता है? इतने सालों से क्यों नहीं कर रहे थे वो? 5 साल पहले ये वैकेंसी निकली थी इसकी। पूरे बिहार के लोग जानते हैं इस बात को कि कारी साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी है इसके लिए। दर्जनों बार मैं इसका सदन में से लेकर के और सब जगह, मदरसा की तनख्वाह 2 साल से रुकी हुई थी, कारी साहब ने लड़ा इसके लिए। और तेजस्वी जी ने उर्दू अनुवादक के लिए उस वक्त में मिला था, उर्दू अनुवादक के कहने पर मिला था और लोगों से मिलवाया था मैं उर्दू अनुवादक वालों को। और तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री को मेरे सामने फ़ोन करके कहा इसको कर दिया जाए। कई बार उन्होंने कहा, शिक्षा विभाग को कहा, मेरी सरकार चली गई लेकिन उसके लिए लगे रहे मुस्तकिल, तब जाके वो बहाली हुई है। इस बार अगर सरकार बनती है आरजेडी की, सीमांचल के लिए क्या विशेष रहेगा सर? सीमांचल कुछ स्पेशल अनाउंस होगा? मैंने कहा ना कि सबसे पहले सीमांचल विकास निगम, जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री क्या होंगे, सुनिए मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी जी जब सीएम होंगे तो उनको किसी की मोहताजी नहीं होगी, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना होगा। डिप्टी सीएम थे इसलिए मुख्यमंत्री को किसी भी काम के लिए कहना पड़ता था, रिक्वेस्ट करना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द भाजपाई लोग भरे हुए हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो। सीमांचल को भाजपाई लोग बहुत गंदी निगाह से देखते हैं।
बहरहाल तो हमारी सरकार बनते ही सीमांचल विकास निगम बनाया जाएगा और सीमांचल के विकास के माध्यम से क्या क्या विकास होंगे स्पेशल सीमांचल निगम तो आप तो बता दी इसके अंदर। अरे जब निगम बनेगा ना तो उस निगम में सीमांचल के जितनी भी समस्या हैं, चाहे वो सड़क का हो, पुल पुलिया का हो, मैंने कहा ना रोजगार के मामले में जब रोजगार मिला 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 4.5 लाख लोगों को परमानेंट किया गया, उसमें सीमांचल के लोग भी थे। तेजस्वी जी ने विकास तो किया ही सीमांचल का। स्पेशल कहाँ हुआ सर सीमांचल? ये स्पेशल हुआ नहीं तो पूरे बिहार के लिए हुआ। कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होता है नौकरी लेना। नौकरी एक व्यक्ति को मिलता है ना तो उससे एक परिवार, एक खानदान बनता है। सर सीमांचल के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, सीमांचल के बारे में। नौकरी होना आसान काम नहीं है आज के दौर में। जिनको नौकरी मिली है ना उन परिवारों से जाके पूछिए कि उनके अंदर कितनी खुशी है। सर सीमांचल के बारे में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीमांचल में अल्पसंख्यकों की तादाद ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या स्पेशल है ये चीज़ कह रहे हैं? क्योंकि आप जो गिना रहे हो तो पूरे बिहार के लिए है। अरे बिहार के लिए तो सीमांचल को भी मिला कि नहीं मिला? तो स्पेशल नहीं हो रहा है सर। अरे तो स्पेशल के लिए बता तो रहे हैं कि सीमांचल निगम जो बनेगा ना तो वो स्पेशल बनेगा। उस सीमांचल निगम सर एक आपका मतलब बयान सुना हमने, उसमें आप कहते देखिए कि मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, नीतीश कुमार पर एतमाद मत करना, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिले तो आप लोग एतमाद कर देते हैं, फिर बाद में जाकर धोखा खाते हैं। मैंने क्या कहा, अभी आपसे कहा है कि तेजस्वी जी इस बात के लिए तैयार नहीं थे, तेजस्वी जी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सारे लोगों ने कहा चूंकि भाजपा को हटाना था, सामने लोकसभा का चुनाव था, हमारे नेता लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं मुस्तकिल। आपने देखा होगा कि भारत में पहला ऐसा लीडर है लालू प्रसाद यादव जिसने अपने किडनी को बदलवा लिया लेकिन अपनी विचारधारा को नहीं बदला। क्या ज़रूरत थी इस उम्र में वो जेल जाने की? क्या ज़रूरत थी इस उम्र में उनको ऑपरेशन कराने की? अगर वो भाजपा से सिर्फ हाथ मिला लेते सारी परेशानी ख़त्म हो जाती। तो चूंकि सामने चुनाव था 24 का कि भाई आने वाले 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद चुनाव है, उसमें एक नीतीश कुमार को हम लोग ले लेंगे तो भाजपा को एक कमज़ोर हो जाएगा और फिर हम लोग एक उसकी कोशिश हुई जो उसमें बहुत हद तक हम लोग बढ़े भी आगे, लेकिन फिर नीतीश जी चले गए उधर। तो चले गए तो अब उन्होंने वादा किया, हाथ जोड़ करके वादा किया कि हम कभी नहीं जाएंगे, हम मर जाना पसंद करेंगे, वो दर्जनों बार बोलते थे। तो एक आदमी कोशिश किया और जनता चाह रही थी, पूरे बिहार के लोगों का दबाव था तेजस्वी जी पर कि भाई आप नीतीश कुमार जी को लीजिए। और ये सही है कि नीतीश कुमार जी अगर धोखा नहीं देते तो इस बार ये जालिम हुकूमत नहीं बनती। सीमांचल में इस बार क्या मतलब उम्मीद है, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? सीमांचल ही सरकार बनाएगी इंशाल्लाह। सीमांचल ही सरकार बनाएगी एकदम। सीमांचल 2020 में सीमांचल के लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को ताकत दी है, इस बार और मजबूती से ताकत देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सीमांचल में किसी दूसरे का खाता नहीं खुलेगा इंशाल्लाह। 2020 में महागठबंधन ही सारी सीट जीतेगी। 2020 में एमआईएम की लहर चली थी CNRC को लेकर के, इस बार अगर वक्फ को लेकर के इस तरह से लहर चली तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं नहीं मानता क्योंकि लहर चली थी, मैं नहीं मानता। 5 सीटें कैसे जीत गई थी? नहीं कोई जीत जाना और कई कारणों से जीत जाना वो एक अलग बात है। नई पार्टी आई आकर के वो कुछ ही समय में इतने सीटें जीत गई तो एक लहर ही कहेंगे ना। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये लोकतंत्र, हर पार्टी को अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का। देश भर में सैकड़ों पार्टियां हैं, सब लड़ती हैं, इसमें मुझे नहीं कहना कुछ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप यकीन रखिए इस बार सीमांचल महागठबंधन को पूरी की पूरी 24 सीट देगी, किसी दूसरी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। अच्छा, सीमांचल गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का अक्सर कहा करते थे कि नीतीश कुमार RSS का एजेंट है। ये बात अभी इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि वक्फ बिल के समर्थन में उन्होंने वोट किया था, तो क्या लगता है कि सच में ऐसा है? देखिए, मैंने भी ये बात उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नीतीश कुमार जी ने कभी सेकुलर थे, न है, न रहेंगे। क्योंकि देखिए, काम करना, वो जदयू के लोग बार बार ये गिनाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया, वो किया, अरे खाक किया। सवाल ये है कि जब विचारधारा की बात आई तो आप कहाँ खड़े थे? संविधान के खिलाफ कोई बिल पास किया जाता है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, है ना, और आर्टिकल 14 का, 25 का, 26 का वायलेशन हो रहा है, आप कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े रहे आप संविधान के खिलाफ बिल पास हुआ, आपने मजबूती से एड़ी अलगा के ललन सिंह ऐसा बोल रहे थे जैसा लग रहा था कि अमित शाह से भी बढ़ के हैं वो। तो चाहे CAA का बिल हो, NRC का हो,
3 तलाक हमारे मजहबी मामले में दखलंदाजी का मामला हो, नीतीश कुमार जी बहुत मजबूती से खड़े रहे, भाजपा के साथ इस बिल के पक्ष में खड़े रहे, इन सभी बिल के पक्ष में, जबकि हमेशा उन्होंने कहा कि हम इन बिलों को कभी समर्थन नहीं करेंगे। 2014 से पहले कभी उनका इम्तिहान नहीं हुआ था कि वो कहाँ खड़े होते हैं, लेकिन 14 के बाद जब इम्तिहान हुआ वो संघ के साथ खड़े मिले। तो उन्होंने मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, उनका दावा है कि हमने जितना मुसलमानों के लिए काम किया है उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। चाहे अगर किशनगंज के बारे में बात की जाए तो इसको भी गिनाया गया है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो या फिर स्पेशल जो लोन दिया जा रहा है अल्पसंख्यकों के लिए वो चीज़ हो, और वो भी बाकी बहुत सारी लोन को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, एक तरह से बिल्कुल नुकसान कर दिया। अभी जो मदरसा वाला मामला हो या फिर कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, कब्रिस्तान की क्या घेराबंदी, एक बात समझिए, पूरे बिहार में तकरीबन 50,000 कब्रिस्तान हैं। 50,000 कब्रिस्तान में से सिर्फ 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो पाई है, वो भी नीतीश कुमार जी की देन नहीं है। वो तो पुराना कब्रिस्तान की घेराबंदी किसने शुरू की? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, पुराने लोगों से पूछिए कि जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कब्रिस्तान की घेराबंदी का ये फैसला लिया था तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है ना। आज वही कब्रिस्तान की घेराबंदी पूरे देश में की जा रही है और उसको लोग एक नज़ीर बना रहे हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जाने से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो घेराबंदी कर रहे हैं। मैं वही तो बताऊँ, जब एक पॉलिसी आ जाती है, एक बन जाती है तो सब लोग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में 50,000 तकरीबन कब्रिस्तान है, सिर्फ 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो पाई है। 863 कब्रिस्तान का सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो पाया है। आप वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिए, अब और ख़तरनाक कर दिया, मतलब और ख़तरनाक कर दिया। अब तो ये हो गया है कि जो कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो चुका है उसको भी ये चाहेंगे तो उसको भी ये ख़त्म कर देंगे। डीएम या उनके ऊपर के अधिकारी कह देंगे फलाने की, अब कोई आके एक चिट्ठी दे देगा डीएम को, डीएम साहब आदेश जारी कर देंगे। फिर भी उसका दूसरा पहलू ये भी है, ठीक है आपने काम किया, आपसे अभी काम का कोई हिसाब ही नहीं मांग रहा है, कोई सवाल नहीं है कि आपने क्या काम किया नहीं किया। चलिए शुक्रिया आपका, आपने बहुत काम किया, लेकिन आपने वही किया कि भाई बढ़िया से, जैसे वो कौन बलि दिया जाता है, कौन दुर्गा पूजा में या किस में बलि दिया जाता है, काली पूजा में, उसको बढ़िया से उसको नहला के धोला के उसको एकदम लाल कपड़ा ओढ़ा के सजा करके एक बार छपट्टा में उड़ा दिया जाता है। अब इंसान को देख लीजिए कि बढ़िया से उसको कपड़ा पहना दिया, नया नया कपड़ा पहना दिया, उसको अत्र लगा दिया, खूब कर दिया, एक छपट्टा में गर्दन उड़ा दिया। वही नीतीश जी कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि नीतीश जी काम किया है मुसलमानों? नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी शरीके गुनाह हैं। हिंदुस्तान के तमाम वो आवाम जो संविधान पर थोड़ा भी यकीन रखते हैं वो इन दोनों आदमी को जिंदगी में कभी माफ नहीं करेंगे। तो आप ये मानते हैं कि नीतीश जी काम किया है मुसलमानों के लिए? मैंने क्या बोला आपसे, ये कोई सवाल ही नहीं है। काम की बात अगर कीजिएगा ना तो चूंकि 20 साल एक वक्फा होता है, एक बच्चा पैदा होकर बालिग हो जाता है। 20 साल पहले लालू जी ने और राबड़ी जी ने जो काम किया है ना, सिर्फ इसीलिए उनको मीडिया के लोग, सामंती लोगों ने बदनाम किया और आज तक बदनाम करने की कोशिश करते हैं बार बार कि वो लोग थे, एक नाई समाज का लोग था, एक मतलब एक नाई समाज का एक बाल दाढ़ी बनाता था। एक साहब बता रहे थे कल कि हमारे यहाँ वो नाई आता था उस वक्त, तो उसको मैंने ऐसे ही चुनाव के वक्त कहा कि रे भाई तुम्हारा पार्टी तो हार जाएगा। तो कौन? तो लालू हार जाएगा। तो वो बोला कि ना लालू बाबू को नहीं हराइए। क्या कहें भाई, बस में बैठते थे ना तो हम लोग को उठा देता था, मजाल नहीं था कि सीट पर बैठ जाते। लालू जी ने जो आवाज़ देने का काम किया, लालू जी ने जो ताकत देने का काम किया, लालू जी के ज़माने में कितने मंत्री मुसलमान हुआ करते थे, कुछ याद है आप लोगों को या पता किया है? पता कर लीजिएगा। छोटे थे उसमें। तो वही तो कह रहे हैं कि एक वक्फा होता है कि एक जनरेशन तैयार हो जाता है, बच्चा पैदा होकर के बालिग हो जाता है 20 साल। सर ये वक्फ कानून, इसलिए ये कहना कि कौन क्या किया नहीं किया, लालू जी ने जो काम किया, एडवाणी के रथ को उन्होंने अगर नहीं रोका होता, एडवाणी को गिरफ्तार नहीं किया होता तो कब का बिहार बर्बाद हो चुका होता, खराब होता, पूरे बिहार को जला दिया जाता। हर उस मोर्चे पर लालू जी खड़े रहे जहां जुल्म हुआ है दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, से मुसलमानों की बात नहीं है। उन्होंने गलती यही की कि तमाम उन
आखिरी पायदान पर बैठे हुए लोगों को ताकत दी। ये तो आपके विपक्ष भी बोलते हैं कि लालू जी ने जो मानसिक गुलामी है उससे आज़ादी दिलाई, इसलिए काम का कोई हिसाब नहीं मांग रहा है। अब एक सवाल ये है कि आपने इस असंवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल का समर्थन क्यों किया? इसकी इतनी खामियां हैं इस बिल की कि मैं गिनाने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मोटा मोटी बता रहे, वक्फ बाय यूज़र का मामला हो या डीएम को या उस पर के अधिकारी को आप दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, गैर मुस्लिम को सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट अगर किसी का है तो वो हुकूमत का है, और हुकूमत को ही आप जज बना रहे हैं, डीएम को अधिकार दे रहे हैं आप। कमाल है भाई साहब, तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ। मुमकिन है? इंसाफ होना मुमकिन है? कभी नहीं है। वो डीएम के हाथ में होगा, सारा डीएम के हाथ में होगा। वक्फ काउंसिल में इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि 22 आदमी की वो कमेटी होती है, उसमें से मतलब 10 या उससे भी कम मुसलमान मेंबर होंगे और नॉमिनेटेड होंगे। मतलब 22 में से 19 आदमी मिलके अगर चेयरमैन को हटाना चाहे तो नहीं हटा सकता है। अच्छा, अब बताइए ये क्या है? तो बहुत सारी खामियां हैं, एक दो बात लंबी फहरिस्त है। आपकी सरकार अगर आती है इस बार 2025 में, क्या रहेगा इस वक्फ बिल के खिलाफ? तेजस्वी जी ने बर्जस्ता कहा है पीसी करके, मेरी हुकूमत बनेगी, मैं इस बिल को फाड़ के कूड़ेदान में डाल दूंगा। संभव है ये? क्योंकि ये लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से क्या हो गया? तो ये कानून तो पूरे देश में लागू होते हैं ना, कानून एक राज्य फेडरल स्टेट है, आपको पता होगा ना सर। योजना और कानून में फर्क होता है, योजना को रोक सकते हैं, कानून को कैसे? सुनिए, फेडरल स्टेट है, आपको पता होगा कर्नाटका ने, केरला ने, इन सारे स्टेट ने विधानसभा से ये पारित करके भेज दिया है कि हमारे यहाँ ये बिल लागू नहीं होगा। इस बिल को ये, और मुझे विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा, और माननीय उच्च न्यायालय ने जो सवाल किया है हुकूमत से, उस सवाल का जवाब इनके पास नहीं था। चूँकि ये आर्टिकल 14, 25, 26 का खुला वायलेशन हुआ है और संविधान के खिलाफ जाकर के, मैंने कहा ना अलोकतांत्रिक असंवैधानिक बिल है, इसलिए बिल्कुल ही नहीं चलेगा ये, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बिल वापस होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार, कानून वापस होगा, तो एक्ट बन चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी कहते हैं कि 1 साल कम से कम इस कानून को देख लीजिए, अगर 1 साल में अगर आपको लगे कि इसमें खामी है तो फिर संशोधन करेंगे। अच्छा, जायसवाल जी इसमें हैं कहाँ? न इस बिल बनाने वाले में से हैं, न इसमें वोट करने वाले में से हैं, न कुछ हैं। सवाल ये है कि अब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या बोलेंगे? संघ से जुड़ा हुआ लोग क्या बोलेगा? यही ना बोलेंगे। तो उनको बोलने दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, ताकि सारे ज़मीन को लेके अपने उद्योगपति दोस्त को जब तक दे दें, जो सालों से जिस ज़मीन को कब्जा किए हुए वे तो अभी तक लोग खाली करा के नहीं दे सके। कई कब्रिस्तान, कई हमारी जगह कब्जा है, वो तो इन लोग खाली नहीं करा सके। 1 साल में सारे वक्फी प्रॉपर्टी को ये लोग कब्जा कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि अब कानून वापस हो रहा है या क्या हो रहा है। ये सब फालतू की बात है, ये गुमराह करने वाली बात है। किशनगंज के कद्दावर नेता मास्टर मुजाहिद साहब वो जेडीयू से इस्तीफा दे दिए हैं वक्फ कानून के खिलाफ। अच्छी बात है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आयत वाला फैसला लिया, उन्होंने अच्छा फैसला लिया। इस वक्त ज़रूरत है उन लोगों की जो इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, वो लोग सामने आए, और जदयू के उन तमाम लोग जिनको थोड़ा भी संविधान पर भरोसा हो, वो अगर एक दिन भी जदयू में रहते हैं, 1 घंटा 1 मिनट भी उस शरीक गुनाह हैं, न उनको ज़मीन वाले माफ़ करेंगे, न उनको आसमान वाले माफ़ करेंगे। जो अभी भी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल न उनको ज़मीन वाले न ऊपर वाले, कोई माफ़ नहीं करेगा। ये शरीक गुनाह है, यह अल्लाह की ज़मीन है, वक्फ फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की जायदाद को कोई कब्ज़ा करने चाह रहा है, मस्जिद और मदरसे और कब्रिस्तान पर हमला और मज़ारात पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, और आप उसमें बने हुए हो। चूँकि जदयू ने इस खतरनाक बिल का समर्थन किया है, तो जो लोग भी उसमें हैं, चाहे जिस पार्टी में हो, भाजपा में हो, लोजपा में हो, जिन लोगों ने उसका समर्थन किया है,
जिस पार्टियों ने, उस पार्टी में जो लोग भी हैं, चूंकि यह अलोकतांत्रिक बिल है, असंवैधानिक बिल है, जो लोग भी इसका उस पार्टी में हैं वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको जमीन वाले भी माफ नहीं करेंगे, मतलब आवाम भी माफ नहीं करेगी और ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मास्टर मुझे साहब को लेकर कहा जाता है कि आरजेडी की तरफ से उनको ऑफर दी जा रही है, ऐसा कुछ है? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैं पार्टी का बहुत छोटा, सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे इन बातों की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस चीज़ पर तो नज़र रहती होगी काफ़ी ज़्यादा। नहीं, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता, मैंने कहा ना मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, वो बड़े लोगों का मामला है। मुझे तो ज़मीन पर काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, मैं काम कर रहा हूं। अगर मान के चले मास्टर मुजैद साहब आरजेडी ज्वाइन करते हैं तो क्या पोजीशन रहेगा उनका आरजेडी? देखिए, मैंने कहा ना कि रहा सवाल आरजेडी का, तो आरजेडी में जो लोग भी पॉजिटिव सोच वाले, बिहार के विकास के लिए, सेकुलरिज्म की बका के लिए जो लोग भी आते हैं उनका स्वागत होता है, होगा। लेकिन वो उनका मामला स्पेशल क्या है, नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं अब पार्टी का काम, समाज का काम जो होता है मैं उसमें लगा रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एमएलसी कारी शोएब साहब थे हमारे साथ, बात कर रहे थे, जो कि आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।